Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Yes, hello friends, welcome back to Tutelage Academy, and today we are going to solve UGC NET June 2023 Code 55 previous year question paper. Okay, तो हमारे पास ये जून 2023 का कोड 55 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसी को हमने एक्चुअली वर्ड में टाइप करवा लिया है, राइट? और हम लोग वर्ड फाइल में सॉल्व करेंगे ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो और आपको सारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे से समझ में आए, इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को हमने वर्ड फाइल में टाइप करवा लिया, राइट? तो चलिए लेट्स गो टू दिस file. So we have all the questions here. We will be solving it one by one. Okay, so today we will be solving around 30 questions. So चलिए question number 1 क्या है? Question number 1 is within how many days the grievance redressal committee may complete its proceeding on receipt of a written application. GRC, grievance redressal committee. ग्रीवेंस रेडिसल कमेटी के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। और ग्रीवेंस रेडिसल कमेटी किस सेक्शन में आती है? इफ रिवाइज सेक्शन 9 से में आती है। 2010 के अमेंडमेंट में ये आई है। पहले ये क्या थी? ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी। दिस इज एप्लीकेबल टू दोज इंडस्ट्रीज जिसमें कि 20 से ज्यादा लोग हैं, राइट? इसमें कितने लोग होते हैं? इसमें इस कमिटी में 6 लोग होते हैं and equal representatives from employee and employer and minimum one should be women, right? All this we have already discussed. तो अगर एग्जाम में आता है कि कितने टाइम में ये अपने प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करती है, एक बार रिटन एप्लीकेशन मिल जाए तो कितने दिनों में प्रोसीडिंग को कंप्लीट करना है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 days. In 30 days it completes its proceeding, right? In question number 2, given below are two statement, एक assertion एक reason है। चलिए पढ़ते हैं। Assertion: the process approach views management as a social process comprising of an action leading to accomplishment of objectives. प्रोसेस अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? उसमें क्या होगा कि एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस में बहुत सारे टास्क होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, प्रोसेस में ऐसा ही होगा। तो एक सेट ऑफ एक्शंस होता है जो कि हमें ऑब्जेक्टिव की तरफ लेकर जाता है। बिल्कुल सही है। एज अ सोशल प्रोसेस, अगर हम इसको सोशल प्रोसेस कंसिडर करें, क्योंकि मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है, इट्स कंसर्न इज टू गेट वर्क डन थ्रू पीपल हु आर सोशल एंड हुज रिलेशनशिप मैटर इन गेटिंग द वर्क डन। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एंड दीज टू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट सॉरी, question number 3, in the process of determining the bonus, after determining the gross profit, the next step is to determine which one of the following. ठीक है, एक बार in the process of determining the process, we just go back to payment of bonus act. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? step 1 is gross profit, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में इनफैक्ट किसमें दिया हुआ रहता है? सेक्शन 4 में, ठीक है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ डिडक्शन होते हैं, कुछ एडिशन होते हैं, एंड देन वी अराइव एट अवेलेबल सरप्लस। तो ये हमारा जो सरप्लस आया प्रॉफिट से, कुछ डिडक्शंस होते हैं, उसके बाद जो एक्चुअली दिस इज द अवेलेबल सरप्लस, एंड अवेलेबल सरप्लस का 67% we have to allot for bonus and 60% in case of banking company. So first of all, after gross profit we will be getting available surplus, ठीक है। और उसके बाद फिर आएगा allocable surplus, right? तो ये सब कुछ भी हमने अपनी क्लासेस में ऑलरेडी सारा कुछ देखा हुआ है। फॉर्म ए होता है allocable surplus की कैलकुलेशन के लिए, फॉर्म ए होता है। और फॉर्म बी किसके लिए होता है? सेट ऑफ और सेट ऑन और सेट ऑफ के लिए हमारा फॉर्म बी होता है। सेट ऑफ और सेट ऑन के लिए, है ना, एंड सेट ऑन के लिए हमारा फॉर्म बी होता है। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक assertion है और एक रीजन है। अगेन वी विल बी सॉल्विंग assertion is in question. तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अ सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग एम्प्लॉय डेटा एंड ट्रांसमिटिंग दिस इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। बिल्कुल सही है ना। एचआरए क्या होता है? एम्प्लॉय के डेटा को मेजर करता है, किसी एम्प्लॉय का हायरिंग कॉस्ट क्या है, ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग है,
है ना, कितने टाइम में वो ब्रेक इवन हो जाएगा एंड ऑल, एंड ट्रांसमिटिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। यस, जो भी हमारे स्टेक होल्डर है, मे बी कॉन्ट्रैक्टर है, एम्प्लॉय है, या फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के मार्केटिंग के सीईओ हो गए, किसी अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड है, डायरेक्टर्स है ना, उनको हम ट्रांसफर करते हैं। So in a service company, the number of employees gaining value as the income is based on the pay per employee per hour, and the profit is linked to the value added by the employees. बिल्कुल सही है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई सर्विस कंपनी है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज गेनिंग वैल्यू। क्यों? क्योंकि इनकम हम देखते हैं, कोई भी एम्प्लॉय का कितना जो इनकम हो रहा है पे पर आवर हम देख रहे हैं, और जो प्रॉफिट है इज द वैल्यू एडेड टू द इनकम। तो कितना इनकम हो रहा है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कोई एम्प्लॉय, है ना, तो वो सब कैलकुलेशन होता है। अगर हर घंटे हम एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं तो एचआरए की कैलकुलेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करना पड़ता है स्टेक होल्डर को, जो कि उनको बताना पड़ता है कि आपकी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज हैं, दे आर वर्किंग पर आवर, और उनकी प्रोडक्टिविटी इनफैक्ट इतनी है, और उनके लिए जो कंपनी का कॉस्ट है वो इतना है, राइट, लाइक दैट। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, फ्रैंक गिलबर्ट, ह्यूगो मिन्सबर्ग, रोथलिसबर्गर, चेस्टर बर्नार्ड। ओके, यस, तो इसका आंसर क्या होगा? टाइम एंड मोशन स्टडीज में हमेशा नाम आता है फ्रैंक गिलबर्ट का। इन्होंने 17 थर्बलिंग्स के बारे में भी बताया था, है ना। थर्बलिंग्स इज दिस प्रोनाउंस्ड बैकवर्ड। एंड नेक्स्ट वी हैव यस, ह्यूगो मिन्सबर्ग। मैंने क्लास में भी आपको कई बार बताया है कि कभी भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का नाम आएगा आपके मन में ह्यूगो मिन्सबर्ग होना चाहिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यूजीसी नेट बार बार पूछती है। और देखिए, सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड। ये लास्ट 4-5 इयर्स के पैटर्न को मैंने स्टडी करके आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का कभी भी नाम आए, आपके मन में जो कीवर्ड आना चाहिए जिस पर्सन का, वो होना चाहिए ह्यूगो मिन्सबर्ग। करेक्ट। चेस्टर बर्नार्ड, एग्जीक्यूटिव से चेस्टर बर्नार्ड, करेक्ट। रोथलिसबर्गर, सोशल रिलेशनशिप ऑफ वर्क ग्रुप। यहाँ पे ह्यूमन रिलेशन की बात हो रही है तो सोशल रिलेशनशिप की वहां पर बात हो रही है। तो बिल्कुल इजी है ये। मैच द फॉलोइंग, क्लासेस में ऑलरेडी करवाया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ वेलफेयर? पॉलिसी थ्योरी होता है, फिलैंथ्रोपिक होता है, पब्लिक रिलेशन थ्योरी होता है। सेल्फ हेल्प प्रिंसिपल कोई भी थ्योरी नहीं है लेबर वेलफेयर की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, when employers asked employees to sign a type of loyalty oath stated the employee would neither join nor participate in activities of union, it is called which one of the following? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका आंसर हो जाएगा येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट। येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट हमें कहाँ पे पढ़ा है? हमने नॉरिस ला गार्डिया एक्ट में पढ़ा है, जो कि 1932 में आई थी। यूएस की फाउंडेशन लॉ कौन सी है? 1935 में वैगनर एक्ट आई थी, वो है यूएस की फाउंडेशन लॉ। उसके पहले था नॉरिस ला गार्डिया एक्ट, जिसमें येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें बोला गया था कि जो एम्प्लॉय वुड नीदर ज्वाइन नॉट पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ यूनियन, और येलो डॉग कॉन्ट्रैक्ट को इनफैक्ट प्रोहिबिट किया गया था नॉरिस ला गार्डिया एक्ट के अंदर, राइट। Okay. Next, question number 8. Which of the following statement are correct as per laissez-faire approach to career development? laissez-faire approach to career development. laissez-faire approach में क्या होता है? laissez-faire का मेन मीनिंग क्या होता है? laissez-faire का मतलब ये होता है कि जो एम्प्लॉयज है ना, उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने इनोवेशन के लिए, बिकॉज it is considered that employees are forward thinking, employees are resourceful, they are intelligent, they are dependable, they are confident in their skills. इसीलिए जो एम्प्लॉय है, दे एंजॉय अ नेचुरल राइट टू फ्रीडम, है ना। तो एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। एम्प्लॉयज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन करियर। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। एम्प्लॉयर आल्सो गिव एक्सटेंसिव सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। बिल्कुल सही, ठीक है। तो laissez-faire में एम्प्लॉयज इंडिपेंडेंट होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग होते हैं, रिसोर्सफुल होते हैं, साथ ही साथ जहां भी एम्प्लॉयर को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए तो वो उनको सीख भी करते हैं। तो करियर इज एक्टिवली प्लान बाय ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एट ऑल। इट इज ओनली दैट कि एम्प्लॉयर जो होंगे, लीडर जो होंगे, उनको जहां जब इंटरवीन करके सपोर्ट प्रोवाइड करने की जरूरत है वो करेंगे, बट कुछ प्लानिंग नहीं होती है ऑर्गेनाइजेशन से। बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। इट्स दैट कि एम्प्लॉयर हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी की एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ में उनको हेल्प करें। दैट्स इट। यहाँ पे ये नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर डी और सी ये दोनों गलत लग रहा है, तो जो हमारा आंसर है वो होना चाहिए ए एंड बी ओनली। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गिवन आर टू स्टेटमेंट
Assertion and reason, we will read it. Assertion: the modern affluent person is often pictured as a status seeker. Okay, affluent मतलब rich, एक ठीक ठाक आपकी फाइनेंशियल स्थिति है तो हम आपको affluent बोलेंगे. Along with security, the status or prestige motive is especially relevant to a dynamic society. Very beautiful question. इसमें क्या है, मॉस्टर लॉ का यहाँ पर एप्लीकेशन होगा. तो पर्सन जो है वो सिक्योर्ड है क्योंकि वो रिच है, एफ्लुएंट है, दिस सिक्योर. तो सिक्योरिटी के बाद व्हाट वी आर सीकिंग, तो वंस वी गेट दिस सिक्योरिटी तो हमारा नेक्स्ट क्या होता है, सेल्फ स्टीम. वी वांट सेल्फ स्टीम, वी वांट स्टेटस, वी आर मूविंग अप दी लैडर इन मॉस्टर लॉ. तो एक बार हमारे पास सिक्योरिटी आ जाए, पैसे आ जाए, तो हमें फिर स्टेटस चाहिए होता है. तो यहाँ पर उसी का रीजन है कि along with your security, status और prestige motive is especially relevant to a dynamic society. Dynamic society मतलब सोसाइटी बढ़ रही है, सोसाइटी के लोग एडवांस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे जिसको एक एक करके उनके जो नीड्स है, बेसिक नीड्स फुलफिल होते जा रही है, फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होते जा रही है, तो दे आर मूविंग अपवर्ड. दैट इज व्हाई दैट इज अ डायनामिक सोसाइटी. तो आफ्टर दिस दे विल लुक फॉरवर्ड टू स्टेटस और एसटी. तो पॉइंट नंबर 1 ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. As per the Factors Act, which of the following are compulsory before making a young person work on a dangerous machine? Very important question. और हम लोग देखेंगे कि यंग पर्सन होता क्या है फैक्टर्स एक्ट में. फैक्टर्स एक्ट में यंग पर्सन क्या होता है ना. तो फैक्टर्स एक्ट के 4 डेफिनेशन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है 2A, 2B, 2C, 2D, है ना. 2A क्या होता है, 2A में एडल्ट का डेफिनेशन है ना, जिसने 18 ईयर्स क्रॉस कर लिया है. 2B में किसका डेफिनेशन है, एडोलेसेंट का डेफिनेशन है. एडोलेसेंट का डेफिनेशन है जिसका एज 15 to 18 ईयर्स है. 2C चाइल्ड का डेफिनेशन है. अ चाइल्ड इज द वन हु हैज क्रॉस्ड 15, जिसने 15 साल क्रॉस कर लिया है. और 2D इज यंग पर्सन. 2D इज यंग पर्सन. और यंग पर्सन कौन होता है, यंग पर्सन इज द वन हु इज ईदर अ चाइल्ड और who is either a child or adolescent. वो ऐसा पर्सन जो कि या तो चाइल्ड है ना. चाइल्ड मीन्स अ पर्सन who has not completed his 15 years of age. Pardon, child is one who has not completed his 15 years. यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ के चाइल्ड का डेफिनेशन है 15 years of age जिसने कंप्लीट नहीं की है, और 15 to 18 adolescent है. तो child is one who has not completed 15 years of age. Adolescent is one whose age is between 15 to 18, और young person who is either a child or adolescent. ठीक है. तो अगर आपके फैक्ट्री में यंग पर्सन काम कर रहे हैं डेंजरस मशीन में, तो आप क्या क्या करोगे. यंग मीन्स इज ईदर अ चाइल्ड और एडोलेसेंट. तो ही शुड बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेंजर्स. यस, बिल्कुल सही. ही शुड पोजेस अ डिप्लोमा इन टेक्निकल ऑपरेशन. नो, नॉट एट ऑल. ये कहीं भी नेसेसिटी नहीं है. ही शुड हैव रिसीव्ड द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग. Yes, he should be under adequate supervision. Yes, उसे उस समय adequate supervision भी चाहिए. तो B नहीं होगा, बाकी सारा ठीक लग रहा है, तो हमारा आंसर A, C, D हो जाएगा. Okay. Question number 11. Pre-departure training is provided in which of the following areas? ये हमारा इंटरनेशनल कंपनसेशन का क्वेश्चन है. तो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग हम किस किस एरिया में प्रोवाइड करते हैं. तो यस, सो लैंग्वेज, कल्चर, इन्वॉल्वमेंट इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ्स ऑफ कलीग्स, preliminary aspect of job. So maybe this question is a little bit incomplete. Let's go back and check question number 11, right? Yes, the pre-departure training हम किस एरिया में प्रोवाइड करते हैं. Yes, तो pre-departure training हम लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, कल्चर में प्रोवाइड करेंगे, राइट. लैंग्वेज में प्रोवाइड करेंगे, कल्चर में भी प्रोवाइड करते हैं. इन्वॉल्वमेंट इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ्स ऑफ कलीग्स. नो, व्हाई वी विल प्रोवाइड ट्रेनिंग इन इन्वॉल्वमेंट और इंटरवेंशन इन पर्सनल और फैमिली लाइफ. नो. प्रीलिमिनरी एस्पेक्ट ऑफ जॉब. यस यस. तो A, B, D हमारा आंसर होना चाहिए, विच इज पॉइंट नंबर 1. यहाँ पे मे बी कुछ टाइपिंग इशू है. हाँ, तो यहाँ पर तो यस, आवर आंसर विल बी, आई होप इट्स क्लियर, आंसर विल बी पॉइंट नंबर 1, A, B, D. C will not be there. यहाँ पर आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, मेंडल हॉल एंड ओडू ट्रेनिंग मॉडल फॉर एक्सपैट्रिएट्स. ये भी हमने क्लास में पढ़ा है, मेंडल हॉल एंड ओडू ट्रेनिंग मॉडल फॉर एक्सपैट्रिएट्स. तो वहां पे बताया जाता है कि एज पर योर लेंथ ऑफ स्टे इन एनी अदर कंट्री, आपकी जो ट्रेनिंग होगी उसका लेवल ऑफ रिगर क्या होगा, इजी, मॉडरेट, हाई, एंड लेंथ ऑफ ट्रेनिंग क्या होगी. आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो कितने दिनों की होगी, 1 महीने की, 2 दिन की, 1 वीक की. दैट डिपेंड्स अपॉन योर लेंथ ऑफ स्टे.
तो आप वहां से भी थोड़ा रेफरेंस लेकर के इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. ABD will be our answer. Next question number 12. Who recommended to set up joint consultative machinery and compulsory arbitration in government departments to facilitate communication and cooperation between the government and its employees? See, it's a very very important question considering कि ये जो टॉपिक है ना, JCM and compulsory arbitration which came in 1966, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसके पहले भी यूजीसी नेट ने पूछा है इधर 2021 या 2022, ठीक है, एज फार एज रिमेम्बर. तो देखिए द टॉपिक इज गेटिंग रिपीटेड, है ना, टॉपिक रिपीट हो रहा है कि दोबारा से इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो कभी भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, इसमें कोई टॉपिक हो तो उसके बारे में फिर अच्छे से बढ़े, क्योंकि उसी टॉपिक से रिलेटेड किसी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकता है. तो आई स्कीम फॉर यस सेकेंड पे कमीशन जो है ना, सेकेंड पे कमीशन 1959 में आई थी, है ना, 1959 में आई थी. फर्स्ट पे कमीशन हमारे 1954 में आई थी. तो 1959 में सेकेंड पे कमीशन आई थी. उसने बोला था कि जो व्हाइटनी मशीनरी है यूके में जो व्हाइटनी कमीशन है, व्हाइटनी मशीनरी है, उसी को कॉपी करते हुए हमारे इंडिया में भी कोई ऐसा मशीनरी होना चाहिए. तो व्हाइटनी मशीनरी तो होना चाहिए. तो उसी के बेसिस पे तो सेकेंड पे कमीशन ने रिकमेंड किया था कि JCM एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन बनाओ. तो 1966 में ये बॉडी बनी थी जिसका मॉडल यूके का व्हाइटनी कमीशन पे बेस्ड था. व्हाइटनी मशीनरी या व्हाइटनी कमिश्नर आप कह सकते हैं, व्हाइटनी कमीशन पे बेस्ड, ठीक है. दिस जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी इन कंपल्सरी आर्बिट्रेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज स्पेशली फॉर ग्रीवियंसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, है ना. गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए, सिविल एम्प्लॉयज के ग्रीवेंस को सॉल्व करने के लिए ये वाला बॉडी हमारा बना है. इट इज मेनली फॉर क्लास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड क्लास 4 लेवल ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मैनेजरियल कैपेसिटी के लोग, है ना, तो उन सब के लिए है. और क्लास 1 और क्लास 2 के लोग इसमें नहीं आते, ये भी याद रखेंगे. क्लास 3 क्लास 4 के लोगों का जिनका ग्रीवेंस रह जाता है उसको सॉल्व करने के लिए ये वाली बॉडी है, बेस्ड ऑन यूके's व्हाइटनी मशीनरी. 1959 में सेकेंड पे कमीशन ने इसे रिकमेंड की थी. अब मान लीजिए कि आपको नहीं पता, ठीक है, इसका आंसर नहीं पता, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किस बॉडी ने किसी बॉडी को बनाने के लिए रिकमेंड किया, ठीक है, किस कमीशन ने किसी बॉडी को बनाने के लिए रिकमेंड किया. तो अगर आपको बस ये भी पता होगा कि ये 1966 में आई थी, तो आप ईयर देखिए, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर कब आई थी, 1931 में, ये भी 1966 में आई, 1969 में रिपोर्ट दी. तो ये दोनों तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं होगा, तो सेकेंड पे कमीशन, राइट. तो इस तरीके से भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. इफ यू हैव सम इंफॉर्मेशन इफ यू हैव, तो आप उसको अच्छे से यूज करके, जुडिशियसली यूज करके आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following is not the part of best practices for human resource development? Human resource development का कौन सा ये बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है? इंटरनल ट्रेनिंग, ओके. ओपन प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कशन, ओके. रिकॉग्निशन टू द परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, ओके. ये तीनों मुझे लगता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड हो सकते हैं. बट स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू प्रॉफिट मोटिव, इजी क्वेश्चन है, ये हमारा आंसर नहीं होगा. प्रॉफिट मोटिव हमें नहीं देखना है, इस पे स्ट्रिक्ट अधेरेंस करने की कोई जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 14. डिमांड फॉर लेबर शुड बी सीन एज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो डिमांड फॉर लेबर, शेड्यूल ऑफ अल्टरनेटिव्स एट ऑल पॉइंट ऑफ time, schedule of alternatives available at a given point of time, relation between wage rate and productivity, relation between wage rate and quantity. तो डिमांड फॉर लेबर में ये रिलेशन बिटवीन से कोई मतलब नहीं है ना. वेज रेट बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वेज रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी. ये बस एक मतलब रिलेशन बता रहा है कि किसके बढ़ने से क्या कम होगा. तो ये दोनों तो नहीं होगा. शेड्यूल ऑफ अल्टरनेटिव्स एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो बाकी सारे वक्त में शेड्यूल ऑफ अल्टरनेटिव्स जो भी होगा तो वो डिमांड फॉर लेबर नहीं बताएगा. एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, शेड्यूल ऑफ अल्टरनेटिव्स, कितने अल्टरनेटिव एम्प्लॉयज किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास अवेलेबल हैं, कितने नहीं है, कितनी कमी पड़ रही है, तो वो सब देखने के लिए हमें वो सब फाइंड आउट करने के लिए हमें शेड्यूल चाहिए, विच विल इनफैक्ट टेल अस कि डिमांड फॉर लेबर कहाँ पर किस किस पॉइंट पर हमें चाहिए. तो एक एलाबोरेट पिक्चर कि किस किस पॉइंट पर हमें जो हमारा अल्टरनेटिव है वो
लैक ऑफ लेबर शो कर रहा है, जो हमारा शेड्यूल है वो लैक ऑफ लेबर शो कर रहा है, तो वी विल बी नीडिंग इट. Our answer will be point number 2, schedule of alternatives available at a given point of time. Question number 15, what are the characteristics of an ethical charismatic leader? एथिकल, देखिए एथिकल वर्ड भी है, कैरिस्मेटिक वर्ड भी है, तो वो ऐसा लीडर जो अपनी कैरिस्मा को एथिकली तरीके से यूज कर रहा है. ठीक है, तो देखिए considers and learns from criticism, use power to serve other, promotes own personal vision, open two-way communication. राइट, तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा, यूज पावर टू सर्व अदर्स. तो इनफैक्ट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी. यस, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ओपन टू वे कम्युनिकेशन. नो, ओपन टू वे कम्युनिकेशन होगा, प्रमोट्स ओन पर्सनल विजन नहीं होगा. यस, देखिए तो एथिकल कैरिस्मेटिक लीडर इनफैक्ट ही यूजेस पावर टू सर्व अदर्स. दिस इज नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट. एथिकल कैरिस्मेटिक लीडर के पास एक पावर है, उसका कैरिस्मा. तो कैरिस्मा से वो लोगों को क्या कर रहा है, वो सर्व कर रहा है ना, वो सर्व कर रहा है. इनफैक्ट है ना, तो एक सोशली कंस्ट्रक्टिव वे में एथिकल कैरिस्मेटिक लीडर अपने पावर को दूसरे को सर्व करने में हेल्प करता है. जो अनएथिकल, अगर अनएथिकल कैरिस्मेटिक लीडर है तो वो लोग डोमिनेंट हो जाएंगे, अथॉरिटेरियन वे में वो लोग अपने पावर को सेल्फ इंटरेस्ट में और मैनिपुलेशन में यूज करेंगे. करेक्ट, इसलिए ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है. लर्न एंड कंसीडर एंड लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, तो ये दोनों ए और बी तो पक्का सही होगा. ए और बी किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें. ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है, कहीं एक दोनों जगह सी दिया हुआ है, एक जगह डी होगा, यहाँ पे डी होगा. तो आवर आंसर विल बी ओपन टू वे कम्युनिकेशन भी होता है. अपना पर्सनल विजन को प्रमोट करना ये अनएथिकल है कि आप डोमिनेंट हो रहे हैं, आप अपने पर्सनल विजन को प्रमोट कर रहे हैं. तो आवर आंसर विल बी ए, बी एंड डी, पॉइंट नंबर 4. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए. नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैज ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्रियल हेल्थ शुड कंप्राइज मेजर फॉर. इंडस्ट्रियल हेल्थ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स अगेंस्ट एनी हेल्थ हज़ार्ड. ओके, सही है. सेफ्टी ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड इन ऑल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 1000 और मोर वर्कर्स. देखिए ये जो सेफ्टी ऑफिसर है ना, तो ये हमारा सेक्शन 40B में आते हैं, और ये एक कोई अमेंडमेंट था, आई थिंक 1976 के अमेंडमेंट में ऐड किया गया था. इसमें नेशनल कमीशन ऑफ लेबर का कोई मतलब नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है. Contributing towards the workers' physical and mental adjustment, yes. The factory inspector should advise and assist employers in drawing up induction and training program in safety. चलिए ठीक है. Contributing to the establishment and maintenance of the highest possible degree of mental and physical well-being of the worker. Okay. So if we look at the option B, तो पक्का नहीं होगा, B नहीं होगा. So this is cancelled. Or we have A, C and D and A, C, E only. So definitely it will be A, C, E only, because A तो होगा ही और E तो होगा ही. A और E तो पक्का लग ही रहा है ना, A और E होगा ही. C भी सही है, तो A, C, E हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, A, C, E. और यहाँ पर है पॉइंट नंबर डी में एक्चुअली क्या है, द फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट शुड एडवाइज. तो फैक्ट्री इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज है, ये नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने नहीं बताया. ये फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 में बनी थी, तभी बताया गया था. तो डी भी हमारे यहाँ पर क्लियरली रॉन्ग है. ओके, आवर आंसर विल बी ए, सी एंड ई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस एमएनसी डिटरमाइन यूनिफॉर्म पे स्केल फॉर जॉब्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कंपनसेशन का क्वेश्चन है. तो इंटरनेशनल कंपनसेशन में क्या होता है कि अलग अलग तरह की एमएनसीज अलग अलग तरह के कंपनसेशन डिजाइन करती है, अलग अलग तरह के कंपनसेशन उनका रहता है. तो देखिए बहुत तरह के अप्रोचेस होते हैं. इनफैक्ट एक कोई क्लस्टर अप्रोच भी है, बफे अप्रोच भी है, लमसन अप्रोच है, ग्लोबल अप्रोच है, देन वी हैव सम लोकलाइजेशन अप्रोच भी है, एक नेगोशिएशन अप्रोच होता है, और इसी तरह देयर आर सम अदर अप्रोचेस लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड कंपनसेशन भी होता है, बैलेंस शीट अप्रोच होता है. देयर आर सम 8 टाइप्स ऑफ अप्रोचेस. तो ये जो ऑप्शन में 4 तरह के अप्रोचेस दिए हुए हैं, तो दिस इज इन फैक्ट अ हिंट दैट यू शुड रीड अबाउट इंटरनेशनल कंपनसेशन अप्रोचेस एज वेल. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिस ग्लोबल.
यूनिफॉर्म पे स्केल फॉर जॉब्स फॉर ऑल कैटेगरीज, है ना, सारी कैटेगरीज के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफॉर्म पे स्केल है, तो वो हमारा ग्लोबल में होता है। ग्लोबल में हम किसी भी तरीके से मतलब कोई डिस्पैरिटी नहीं करते हैं, सब जगह सेम ही सैलरी होती है फॉर द सेम पोस्ट। तो दिस विल बी आर आंसर। क्लस्टर, बफे, लमसम, ये सारा आपको क्लासेस में इन सब पे डिटेल नोट्स दिए जाएंगे, और जो आप हमारे ट्यूटोरियल एकेडमी का जो सेशन है उसमें ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी डिटेल से, ठीक है। ओके, क्लस्टर में हम बहुत सारे बेनिफिट को कंबाइन कर देते हैं, बफे में हम जो भी बेनिफिट्स होती है ना, वो बेनिफिट्स के मॉनेटरी वैल्यू को उनको प्रोवाइड करते हैं, लाइक दैट इट हैपेंस। तो डिटेल में आपको ये 8वां अप्रोचेस करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गिवन आर द मेन स्कीम्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंटेड इन द कंट्री, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ देयर ईयर्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। डब्ल्यूपीएम की जितने भी स्कीम्स हैं उनको अरेंज करना है फ्रॉम अर्लियर टू लेटर, है ना, अर्लियर टू लेटर है। लेट्स सी, बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन कब आई थी? 1970 में, एंड देन जेएमसी आई थी 1958 में। ओके, शॉप काउंसिल एंड जॉइंट 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 में, और यही वाला 1975 का कमर्शियल सेक्टर में आया था 1977 में, सारा क्लास में करवाया गया। is in public sector undertaking 1983 में, all we have done in class, right, all we have done in class, and based on this our answer will be BADCE. Question number 19, which one of the following theories suggests that stress is created when beliefs are unbalanced and thus create pressure to change attitude? Okay, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं, हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी पढ़ी है, उसमें क्या होता है, एटीट्यूड और बिहेवियर, ये दोनों में डिसोनेंस होता है, ये दोनों में डिसोनेंस मतलब डिफरेंस, झगड़ा। आपका एटीट्यूड कुछ और कह रहा है, आपका बिहेवियर कुछ और कह रहा है। लाइक भाई you have attitude of saving the environment, okay, protecting the environment, and somehow you are carrying plastic bags somehow, ठीक है, someday you are carrying plastic bags, someday by mistake you have to use a plastic toothbrush, so that is causing a dissonance in your mind कि आपका एटीट्यूड कुछ और कह रहा है, your behavior is something else, right? Cognitive consistency क्या होती है? Cognitive consistency means people are motivated to have common attitude, common thought, common belief, common values। जैसे कि अगर आप 4 फ्रेंड्स हो, ठीक है, 4-5 फ्रेंड्स हो, तो you will strive, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सारे जो फ्रेंड्स हैं, जिससे भी क्लोज रिलेटिव हैं, तो आपका एक ही थॉट, मतलब एक कोहेरेंट थॉट, कोहेरेंट बिलीफ, कोहेरेंट वैल्यूज होना चाहिए, है ना। अब आपका जो भी किसी भी टॉपिक के लिए जो व्यू पॉइंट है वो सबका एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फ्रेंड हो, साथ में रह रहे हो। तो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी मींस माइंड ऑफ एवरीवन शुड बी कंसिस्टेंट, है ना। और ये बैलेंस थ्योरी क्या होती है? बैलेंस थ्योरी हमें बताती है कि our answer is point number 3, बैलेंस थ्योरी, कि जब बिलीव्स अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, बैलेंस थ्योरी इज टेलिंग अस दैट we move towards cognitive consistency. In order to get balance, we move toward cognitive consistency. मान लीजिए अभी किसी टॉपिक को लेकर के आपका पॉजिटिव व्यू है और आपके फ्रेंड का कुछ नेगेटिव व्यू है, तो आप लोग क्या करोगे? कुछ डिस्कशन करोगे, डिबेट करोगे, और किसी एक पॉइंट पे पहुंचोगे, या तो आप लोग दोनों का नेगेटिव व्यू हो जाएगा, या उस टॉपिक को लेकर आप लोग दोनों का पॉजिटिव व्यू हो जाएगा। यू पीपल आर व्हाट डिस्कसिंग सो एज टू गेट कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी, कि सबका व्यू पॉइंट एक ही जैसा हो, आप लोग का कॉग्निशन कंसिस्टेंट हो, right? The balance theory is that. Balance theory suggests that stress is created when beliefs are unbalanced. You friends are there, and in one topic, someone is supporting Modi ji, someone is not supporting Modi ji. तो आप लोग डिस्कस करते हो, फिर आप लोग दोनों या तो सपोर्ट में आ जाते हो, या फिर आप लोग दोनों अगेंस्ट में आ जाते हो। यहाँ पर एक प्रेशर आ जाता है कि नहीं, वी हैव टू चेंज एटीट्यूड, वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज। दैट इज व्हाट इज बैलेंस थ्योरी। बैलेंस थ्योरी इज if the beliefs are not balanced, then stress is created so as to create balance, or so as to create cognitive consistency, correct? So this is what is balance theory. Next, है ना, जैसे सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट होते हैं, तो आप किसी सेलिब्रिटी को लाइक करते हो, इसीलिए अगर वो कोई प्रोडक्ट यूज करता है तो यू विल टर्न टू यूज दैट प्रोडक्ट, है ना। तो इट्स लाइक दैट। Or maybe you don't like any product and any celebrity is endorsing that, so you will start hating that celebrity as well.
यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका माइंड एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, सो एज टू क्रिएट द बैलेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए. अमाउंट क्रेडिटेड टू प्रोविडेंट फंड ऑफ एनी एम्प्लॉयज अकाउंट कैन बी अटैच्ड बाय डेक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेब्ट और लायबिलिटी. ओके, है ना, कैन बी अटैच्ड टू एनी डेक्री और ऑर्डर ऑफ कोर्ट. ऑर्डर ऑफ कोर्ट जो है वो सबमिट करेगी अगर कोई डेब्ट है, कोई लायबिलिटी है, कोई डिस्प्यूट है, तो कोर्ट या फिर डेक्री उसे हैंडल करेगी. कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय एनी लिक्विडेटर और रिसीव्ड अगेंस्ट एनी क्लेम. ओके, एंड कैन नॉट बी चेंज्ड और असाइन्ड इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. तो आवर आंसर विल बी, ये सही है और ये सही है. आवर आंसर विल बी बोथ 2 and 3. Our answer will be both 2 and 3 can be attached to decree or order of court in respect of any debt or liability. Let's go back to the question. कुछ mistake तो नहीं है. Yes, इसका आंसर both 2 and 3 होगा. ये दोनों हमारे सही हैं. And yes, okay. Next question number 21 देखिए. Which of the following are decision making error? कौन कौन सा इसमें decision making error है? Hindsight, yes, decision making error है. Anchoring effect, yes, it is a decision making. एंकरिंग इफेक्ट क्या होता है कि आपका माइंड किसी पर्टिकुलर चीज में एंकर हो जाता है. जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो, या फिर सपोज आपने किसी से पहली बार आप मिले एंड मे बी द पर्सन वाज वेयरिंग अ रेड टाई, तो आपका ध्यान बस उस रेड टाई पे है और जब भी आप उस पर्सन से मिलते हो तो आपको वो रेड टाई ध्यान में आ जाती है. दैट इज व्हाट रेड टाई हैज एंकर्ड with the impression of that person in your mind. So that is what is anchoring effect. ये भी decision making error है. Selective perception definitely decision making error है. Linear thinking style is not a decision making error. Linear thinking style in fact क्या होता है कि आप linear think सोच रहे हो. That means आप एक method से सोच रहे हो, आप rational सोच रहे हो, आप logically सोच रहे हो, systematically सोच रहे हो. It's like moving forward with a starting point and ending point. So one and then we have covered half distance, then some distance, then some distance. एक logically rationally तरीके से आप सोचते हो, आगे बढ़ते हो, तो हो जाएगा कि आप लीनियर थिंकर हो. तो लीनियर थिंकर जो है ना वो किसी एक सिचुएशन से जो इंफॉर्मेशन उन्होंने सीखा है उसको दूसरे सिचुएशन में अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. लाइक यूजिंग फॉर्मूलाज, मैथ्स का फॉर्मूला आप यूज करके वैल्यूज निकाल रहे हो, तो वो हो जाता है लीनियर थिंकिंग. तो उसमें डिसीजन मेकिंग एरर नहीं होगी. नॉन लीनियर थिंकिंग क्या होगा? नॉन लीनियर थिंकिंग मतलब आप इमोशंस को यूज कर रहे हो, आप इंट्यूशन को यूज कर रहे हो, आप क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप गट फीलिंग यूज कर रहे हो, आप आर्टिस्टिक हो, तो आप नॉन लीनियर थिंकिंग हो. तो इनफैक्ट अगर यहाँ पे नॉन लीनियर थिंकिंग होता तब हमारा डिसीजन मेकिंग एरर जरूर होता. राइट, तो आवर आंसर विल बी A, B, D only. A, B and B only. Question number 22. How many independent persons are to be appointed in the Central Advisory Board under Minimum Wages Act 1948? Very simple question. Section 8 talks about Central Advisory Board under Minimum Wages Act, और जिसमें बताया गया है कि minimum one third of independent members, टोटल मेंबर्स जितने भी होंगे उसके 1/3 हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे. एंड फ्रॉम one of the independent member, chairman will also be appointed. Chairman will be from one of the independent members. जैसे अगर 12 लोग हैं तो 4 लोग इसमें से इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे और इन्हीं 4 में से कोई एक हमारा चेयरमैन होगा. Question number 23. Labor markets are inherently dynamic because information flows are imperfect and it takes time for unemployed workers and employers with job vacancies to find each other. जैसे किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि देयर आर n नंबर ऑफ कंपनीज जिसमें कि अलग अलग टाइम पे वैकेंसीज क्रिएट हो रही है. देयर आर n प्लस k नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि जॉब ढूंढ रहे. ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि उनको राइट पर्सन को राइट प्लेस फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है. 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने. राइट, तो दैट जगलिंग ऑफ जॉब्स है ना हैपेंस, जिसमें कि बीच में कुछ लोग 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड भी रह सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दी करेक्ट जॉब. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है या फिर वर्कर्स नहीं है, दोनों में एग्जैक्ट नंबर नहीं, एग्जैक्ट बिल्कुल मैच नहीं करेगा कि 100 जॉब्स हैं और 100 पीपल है, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, कुछ जॉब्स हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन जॉब को ढूंढने में उन्हें टाइम लग रहा है. तो दैट टाइम टू फाइंड द जॉब इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. उस बीच में जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. Arrange the following health provision of Factors Act in ascending order of their section. ठीक है, चलिए लिखते हैं.
तो ड्रिंकिंग वाटर इज इन सेक्शन 18, ओवरक्राउडिंग इज इन सेक्शन 16, क्लीनलीनेस वेरी इजी 11, स्पूटेंस वेरी इजी 20, डस्ट एंड फ्यूम सेक्शन 14. तो हम इसे अरेंज करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर एज CEBA. नेक्स्ट, ग्रेचुटी इज पेबल टू एम्प्लॉय ऑन हिज. ग्रेचुटी कब कब पे कर सकते हैं? सुपर एनुएशन में बिल्कुल, रिटायरमेंट में बिल्कुल, रेजिग्नेशन में बिल्कुल, डेथ एंड डिसेबलमेंट में बिल्कुल. लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए था यूजीसी नेट को. रिटायरमेंट आफ्टर 5 years अगर ऐसा लिखते तो बिल्कुल एक्यूरेट रहता. नॉट रिटायरमेंट, सॉरी, रेजिग्नेशन आफ्टर 5 years. अगर मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया और 2 साल के बाद रेजिग्नेशन दे दिया, तो ही हैज टू कंप्लीट 5 years इन ऑर्डर टू गेट द ग्रेचुटी, राइट? तो रेजिग्नेशन आफ्टर 5 years अगर ऐसा होता तो दिस कुड हैव बीन मोर एक्यूरेट, बट स्टिल इट्स ओके. ABCD हमारा आंसर हो जाएगा सारा. पॉइंट नंबर 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. तो मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है. ओके, चलिए मैच करते हैं. मिनिमम वेजेस एक्ट में एडवाइजरी कमेटी आएगी और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एलोकेबल सरप्लस होगा और मिनिमम वेजेस एक्ट में एडवाइजरी बोर्ड आएगा. पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में एलोकेबल सरप्लस आएगा एंड देन वी हैव पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कॉन्टिन्यूअस सर्विस आएगा. 5 साल का कॉन्टिन्यूअस सर्विस चाहिए. इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट में हमारा कौन सा बचा है? एडवाइजरी कमेटी आएगा. करेक्ट, ठीक है. तो एज पर दिस मैचिंग आवर आंसर विल बी पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3, यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. What are the characteristics of a transactional leadership? ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. ओके, तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप जो होता है ना, वहाँ पे लीडर्स का एक जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल काम से काम मतलब रखने वाला. दे यूज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट. तो कंटिंजेंट रिवॉर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यस एब्सोल्युटली ट्रू. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट इंटरवीन तभी करेगी जब कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत हो गई है या मैनेजमेंट की हेल्प लेनी काफी ज्यादा जरूरी है. हेल्प नहीं लिए या सजेशन नहीं लिए तो काम आगे नहीं बढ़ेगा. तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज लाइक दैट. तो यहाँ पे भी हमारा ट्रांजैक्शनल लीडरशिप हो जाएगा कि मैनेजर जो है ना वो डेली आपको इंटरवीन नहीं कर रहा है. मैनेजर आप जो है वो बस काम से काम आपसे मतलब रखा है और जब भी आपको जरूरत हो तो वो आपकी हेल्प करता है. तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. डेफिनेटली हमारा आंसर होगा. कैरिस्मा नहीं होगा. लीजी फेयर विल बी अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडरशिप. अगेन इसी क्वेश्चन का ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के प्रॉपर्टीज को ही मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था सम 2-3 years बैक एंड द सेम ऑप्शंस वर देयर. और उसी क्वेश्चन को एक डिफरेंट फॉर्म में भी इस बार पूछा गया है. तो लीजी फेयर में भी क्या होता है कि एम्प्लॉइज आर फॉरवर्ड थिंकिंग, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट एंड the management needs to intervene only when they need some suggestion or any problem is there, right? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों केसेस में भी ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का ही एग्जाम्पल है. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जिसमें कि आपके मैनेजर आपको अपने विजन के थ्रू इंस्पायर करते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड लेजर फेयर इज ऑलवेज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, हमेशा याद रखिए. तो ABD हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 28. रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम. रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो जो रिक्रूटमेंट साइकिल टाइम होता है वो क्या होता है? सिंपल, बिगिनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो वन ड्राइव टू अनदर ऐसा नहीं होगा. बिगिनिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो ये दोनों तो हमारा आंसर होगा. पॉइंट नंबर 4 भी नहीं होगा. नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी ये सब कुछ नहीं. बिगिनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा तो आप नोटिफिकेशन पब्लिश करोगे, राइट? तो ये दोनों नहीं होगा. तो बिगिनिंग टू द एंड या बिगिनिंग टू द एंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस. एंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, बिगिनिंग टू द एंड ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो सक्सेसफुली कैंडिडेट रिक्रूट हो गया है, सक्सेसफुली कैंडिडेट हायर्ड हो गया है, सक्सेसफुली कैंडिडेट प्लेस हो गया है, वहां तक. एंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, आपने उसे ऑफर लेटर दिया और उसके बाद ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो गया है, इज करेक्टली प्लेस्ड, तब होता है. तो बिगिनिंग टू द एंड. पॉइंट नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Match list 1 with list 2. Hirschberg theory. Very easy question. So yes. Equity theory, fairness of reward and structure equity theory by Stacey Adams. Reinforcement theory, motivation by praise. कोई काम आप अच्छा किए तो आपको praise किया जाता है ताकि वो behavior reinforce हो जाए. Maclellan theory, need for power affiliation and achievement. Point number 2. Next question number 30, last question for the day. PQR Construction Company is a commercial establishment receiving the product in bulk, unpacking such bulk products, packing them according to customer requirement and dispatching them to customer. Such act is considered within which of the scope of the Factories Act? Factories Act 1948 में हमने ऑलरेडी क्लासेस में डेफिनेशन की सारा पढ़ा है. सेक्शन 2 के सेक्शन 2 के में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डेफिनेशन दिया हुआ है और उसमें ये सारी चीजें मेंशन की हुई है. मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, demolishing, washing, cleaning, all these are coming under manufacturing process, right? तो यहाँ पे clearly ये एक manufacturing process का example है under Factories Act section 2K. Our answer will be point number 1. Yeah. So in the next session we will be solving some more questions. I hope you like the session. Tutelage Academy के application पे आपको ये PDF along with detailed explanation and answer आपको ये PDF मिल जाएगा once you join our academy. So please do check our courses if there is anyone which is suiting your requirement. So thank you all for your time. I hope you found this session insightful. Thank you. Are you preparing for UGC NET or any other PSU exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.